नमस्कार दोस्तों। आज एनालिसिस लाने में आंसर राइटिंग की थोड़ा सा लेट हो गया, काम में व्यस्त थे थोड़ा। लेकिन अब हम डिस्कशन करते हैं। 2 क्वेश्चन जो सुबह में दिए थे हमने, 6वीं शताब्दी 6th सेंचुरी बीसी में जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित प्रमुख गणराज्य थे उनके बारे में हमें बताना था, उनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें बताना था। तो मेजरली इस क्वेश्चन में 2 पार्ट थे। एक तो आपको बताना था रिपब्लिक कौन कौन सी थी, और रिपब्लिक और मोनार्की ये 2 डिफरेंस होते हैं। सबसे पहली बात, मैंने सुबह क्वेश्चन बताते समय भी रिपब्लिक पर गणराज्य पर ज़्यादा जोर दिया था, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो जो महाजनपद हैं उससे। तो महाजनपद ही लिखने हैं, लेकिन उनमें से जो रिपब्लिक है वो लिखनी है। मतलब 2 तरीके के महाजनपद थे। एक तो रिपब्लिक जो गणराज्य जिनमें लोग चुने जाते थे सभा और समितियों से, और एक प्रकार के वो थे जो मोनार्किल स्टेट थे, जिसमें राजा के बाद उसका बेटा और ऐसे चुने, मतलब राजा को मार के ऐसे राजा बनते थे। तो दिस वॉज द फर्स्ट डिफरेंस जो आपने समझ जाना था। और बहुत अच्छा इन्होंने भी लिख दिया। देखिए, इन्होंने सारी चीज़ें वही बताई हैं। केसपुत्र के कलाम के बारे में बात कर दी, उसकी लोकेशन भी इन्होंने दिखा दी। तो रिपब्लिक तो इन्होंने बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर दी। हाँ, बिल्कुल अच्छे से। इंट्रो भी ठीक है, इंट्रो शॉर्टन किया है। और शाक्य गणराज, मल्ल गणराज, कुशीनगर क्षेत्र, ये मगध, मिर्ज़ापुर, कोलिये गणराज, मौर्य, केसपुत्र, सारे जो भी यूपी में सिचुएटेड थे, ये काफ़ी अच्छे तरह से इन्होंने दिखा दिए मैप पर। ठीक है। आपने यहाँ पर गणराज्यों की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में थोड़ी सी बात कम की है, थोड़े पॉइंट्स और ऐड हो सकते थे। जैसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री सिस्टम था, उनके जुडिशियल मतलब पॉलिटिकल सिस्टम की अगर बात कर रहे हो तो रिपब्लिकन पॉलिटिकल सिस्टम इज नोन एज गण और संघ के बारे में इन्होंने लिखा है, लोक अथवा समूह, है ना, ये लिख दिया है इन्होंने। असेंबलीज बहुत ज़्यादा सिटीजन्स के द्वारा बनाई जाती थी, जो कि चुनाव अपने आप करती थी। डेमोक्रेसी की ग्रास रूट इन्होंने बता दिया। डेमोक्रेसी की ग्रास रूट सबसे एंशियंट है ये बात तो हमें लिखनी। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी भी इंग्लिश वाले आंसर में कुछ कीवर्ड्स मिले हैं इससे ज़्यादा। तो मोर और लेस थोड़ा सा पॉलिटिकल सिस्टम पे थोड़ी सी कम बात हुई है। और कैपिटल सिटीज़ के बारे में बात कर सकते थे आपकी। इन्होंने जो सिटी, क्योंकि बार बार हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि उन गणराज्यों के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताता, तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल उस स्कोप पे ज़्यादा बात करनी है। कैपिटल सिटी फोर्टिफाइड थी, और इनकी जो कैपिटल्स थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हुआ करती थी, और वहीं से रिपब्लिक का डेवलपमेंट वहाँ से शुरू हुआ। एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी इनकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इनके पास अपने थे। ठीक है। राज्य प्रमुख जिसको बोलते हैं, राज्य प्रमुख था, हेड ऑफ द काउंसिल था, और ऐसे ही मिनिस्टर्स के द्वारा इनका पूरा काम चलता था, और चीफ इलेक्टेड होता था। ठीक है। जैसे इन्होंने लिखा है मुख्य अधिकारी, उपराजा, और ये सारे इन्होंने जो बातें बता दी, जनता द्वारा चुने हुए लोग। असेंबली की बात यहाँ पे सभा और समिति की बात थोड़ी सी कर सकते थे। परिषद की बात इन्होंने कर दी। स्ट्रांग मिलिट्री की बात कर सकते थे। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल फॉलोज होते थे, उसकी बात कर सकते थे। ट्राइबल असेंबली, ट्राइबल सभा, जो ट्राइबल को क्या बोलते हैं हिंदी में, जनजातीय सभा और स्टेट्स, है ना, इनके बारे में थोड़ी बात कर सकते थे। बाकी ओवरऑल ये मेजर रिपब्लिक यही थी। और आंसर मतलब ठीक एड्रेस किया है, सही पहुंचे। अब इंग्लिश मीडियम का आंसर हम देख लेते हैं एक बारे वाला। ठीक है। उन्होंने भी आंसर को एड्रेस, मतलब आप लोग समझ रहे हो, मुझे ये अच्छा लगा जानकर कि आपने कहीं पे भी इसमें किसी ने भी सारी महाजनपदों का जिक्र नहीं कर दिया, है ना। हाँ, और एक चीज़ और, हिंदी वाले आंसर में आप बढ़ा सकते थे कि सेकंड अर्बनाइजेशन का एरा था ये, मतलब द्वितीय शहरीकरण। पहला शहरीकरण मुझे कौन बताएगा, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, पहला शहरीकरण कब हुआ। चलो मैं ही बता देती हूँ। पहला जो शहरीकरण था वो हड़प्पा के टाइम पे हुआ था, और ये जो वैदिक एरा था वो रूलर साइड पे ज़्यादा कहा जा सकता है। तो ये अर्बनाइजेशन जो रिपब्लिकन महाजनपद वगैरह का था, ये सेकेंड एरा था जिसमें शहरीकरण का, जिसमें राइज हुए थे महाजनपद। और किसी ने भी आंसर में एक चीज़ का जिक्र नहीं किया है कि क्यों ये राइज हुए थे महाजनपद। तो आयरन वॉज यूज्ड, मतलब रिपब्लिक क्यों बनने लग गई थी। देखिए, आयरन बहुत ज़्यादा, मैं आपको रीज़न बता देती हूँ, कभी मान लीजिए पूछा जा सके या आंसर में मैटर ना हो और बढ़ाने लॉन्ग ज़्यादा शब्द सीमा में लिखना पड़े, तो ये चीज़ आप डाल सकते हो कि आयरन वॉज यूज्ड मेजरली इन 6th सेंचुरी बीसी। और सबसे ज़्यादा ईस्टर्न यूपी में आयरन का यूज शुरू हो गया। तो आयरन के यूज से क्या हुआ, लोहे से क्या हो गया, असर क्या पड़ा। यहाँ से देखिए रिलेट करना शुरू करेंगे आप कि एग्रीकल्चर सरप्लस बन रहा था, एग्रीकल्चर सरप्लस बन रहा था। आर्टिसन राइज हो रहे थे कि शिल्पकारों की और व्यापार की जो है संख्या बढ़ने लग गई थी, जिसने रीजनल इमोशन को, सेंटिमेंट्स को राइज करना शुरू किया। मतलब जो लोग अभी सिर्फ खेती करते थे वो बाहर निकल के अपने खेती के सरप्लस को बेचने लग गए, और बाजार क्रिएट हुए, मार्केट्स क्रिएट हुए, अर्बन सेंटर क्रिएट हुए। इस तरह से रिपब्लिक फॉर्म होना शुरू हो गई। कैसे एक गांव से एग्रीरियन सोसाइटी से कैसे हम शहरीकरण की तरफ बढ़े, इसका भी थोड़ा सा जिक्र हो सकता था। इंग्लिश में भी आंसर ठीक है। इन्होंने भी शाक्यस, कोलियाज, मौर्य, ये सारे बिल्कुल सही जिक्र मतलब इन्होंने किया है। लेकिन इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम, अब देखिए इनके आंसर में उनके आंसर में अंतर ये है, उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम की अलग बात की है
इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को एक एक करके सारी रिपब्लिक के साथ डिस्कस कर लिया है। ये भी तरीका अपना ठीक है। ओवरऑल हेडिंग इन्होंने डाली हुई है और वैसे ही रिपब्लिक मैप बनाए हुआ है और काफ़ी अच्छा मैप है। मतलब ओवरऑल यूपी का जल्दबाजी में नहीं, अच्छे से बनाया हुआ मैप है, अच्छी प्रैक्टिस है मैप की, तो ये ठीक आंसर है। तो ये तो हो गया हमारा पहला आंसर। और सिलेबस, सबसे बड़ी बात इस आंसर में एक और अच्छी लगती है मुझे कि ये सिलेबस के पॉइंट को ऊपर ही लिख देती हैं। तो हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशियंट सिटीज ऑफ यूपी, ये देखिए ये क्वेश्चन आपका क्यों पूछा गया है। आप कोई भाई क्वेश्चन कोई पूछा जाता है यूपी के मेंस के क्वेश्चन में, पेपर में, तो क्यों पूछा जा रहा है। तो देखिए कहाँ सिलेबस में आपके क्या लिखा है, हिस्ट्री लिखा है, सिविलाइजेशन लिखा है, कल्चर लिखा है, किसका, एंशियंट सिटीज ऑफ यूपी, इनके बारे में भी मतलब आपको क्या क्या पता होना चाहिए। हिस्ट्री पता होनी चाहिए यूपी की, सिविलाइजेशन पता होना चाहिए, कल्चर पता होना चाहिए, और एंशियंट सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश कौन सी थी ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था, 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश सरकार की अवध तालुकदारों के प्रति क्या नीति थी, ये आंसर है। और मैंने बोला था स्पेसिफिकली कि आपको तालुकदारों के बारे में लिखना है, तो दोनों आंसर्स में सिर्फ उन्होंने तालुकदारों के बारे में जिक्र किया है। बहुत अच्छा लिखा है, नो डाउट सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं। कुछ पॉइंट्स जो एड ऑन हो सकते थे, जैसे कि सबसे पहले शुरुआत का ढंग, और दोनों ही आंसर में जैसे इन्होंने शुरुआत की सन 1857 की क्रांति से पहले अंग्रेजों ने अवध के तालुकदारों की शक्ति को कमजोर करने की कोशिश की। इन्होंने बात कर दी पहले की, क्रांति से पहले क्या स्थिति थी, ऐसे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और इस आंसर में देख लीजिए आप, मैं बताती हूँ इसके अच्छे पॉइंट्स क्या हैं और इसमें एड ऑन क्या हो सकता है। सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया कि कहाँ से आप पहले क्या स्थिति थी और बाद में क्या क्या चेंजेस आए। एक और तरीका था इस आंसर को लिखने का, वो आप लिख सकते थे कि तालुकदार थे कौन, हु वर द तालुकदार। इंट्रोडक्शन का सबसे अच्छा पॉइंट हो सकता था कि पहले और बाद की बात, क्योंकि आपको आगे जाके वही बात करनी है 1857 क्रांति के बाद, तो आप वो भी ले सकते हो। इन्होंने पहले का जिक्र किया कि उनकी ताकत भाई बहुत ज़्यादा थी, और बाद में जो भी चेंजेस हुए, ताकत कम हुई या ताकत बढ़ाई गई, वो उन्होंने बता दिया। सबसे पहले एक आंसर राइटिंग का ये भी स्टाइल हो सकता था इसका इंट्रो, कि तालुकदार अवध के कौन थे, वो लैंडलॉर्ड्स थे जो बहुत ज़्यादा एरिया ऑफ लैंड कंट्रोल करते थे और उनका सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर थी उनके हाथ में, जब ब्रिटिश रूल नहीं था उससे पहले। मतलब नवाब साहब जब अवध के थे उस टाइम से तालुकदार एक बड़ा तबका हुआ करता था। ये ब्रिटिशर्स के आने से नहीं बना था, ये नवाब के टाइम से था। तो ये क्या करते थे, रेवेन्यू देते थे नवाब को, अवध के नवाब को, और ये बहुत पावरफुल होते थे। इनके पास अपनी ओन मिलिट्री होती थी, अपने आर्मरी होती थी, एक एरिया ऑफ लैंड अच्छा खासा कवर कर रखे थे, उनकी पावर्स बहुत ज़्यादा थी। तो जब फिर उसके बाद ये जो इन्होंने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, यहाँ से बिल्कुल सही है कि क्या हुआ कि जब अंग्रेज़ आए तो तालुकदारों के साथ क्या हो गया, इन्होंने तालुकदारों पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाए, है ना। तो इन्होंने तालुकदारों ने 1857 में सिपाही जो थे रिवॉल्ट के, उनका सपोर्ट कर दिया, जो कि ब्रिटिशर के खिलाफ चला गया, है ना। तो ब्रिटिशर्स ने बाद में एक नीति का परिवर्तन किया 1857 के। देखिए बहुत सारे आप याद करो, वो भी आपको याद आ रहा होगा, जब इन्होंने, आपने प्री में देखा होगा, पूछा जाता है कि इन्होंने अपनी सेना में क्या परिवर्तन किए थे, है ना। इस सेना में क्या कहता है, यूरोपियन की संख्या बढ़ा दी थी, भारतीयों की संख्या घटा दी थी, ऐसे परिवर्तन किए थे ना बहुत सारे। उसी में एक परिवर्तन था कि तालुकदारों की ताकत के बारे में इन्होंने क्या सोचा। इन्होंने सोचा कि जब हमारे साथ तालुकदार हमारे खिलाफ गए तो हमें काफ़ी नुकसान हुआ, तो क्यों ना, मतलब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के थ्रू इन्होंने तालुकदारों को अलग किया और उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की। क्योंकि इनको पता था कि इग्नोर करके या एलिनेट करके या अलग थलग करके तालुकदारों को इनका काम नहीं चले जाएगा, इनका काम बहुत बेकार हो गया उनको अलग थलग करना, क्योंकि वो सिपाही का साथ दे गए। तो सपोर्ट ऑफ तालुकदार वर मच नीडेड फॉर मेंटेनिंग देयर स्टेबिलिटी एंड ब्रिटिश अथॉरिटी इन अवध। पॉलिटिकल सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए सपोर्ट ऑफ तालुकदार बहुत नीडेड था। ठीक है, अब सबसे अच्छा आंसर इसमें क्या अच्छा है, इसमें देखना, इसमें और इंग्लिश वाले आंसर में एक चीज़ का डिफरेंस है। सारे पॉइंट्स कवर हैं, एक से ऐसे लिखे हैं, लेकिन इसमें नीति के परिणाम और लिख दिए इन्होंने। सिर्फ इन्होंने देखो पूछी क्वेश्चन में सिर्फ नीति गई है कि आपने क्या नीति अपनाई, पर आपके पास समय था और आपके पास थोड़ी चीज़ें थी, तो इन्होंने सकारात्मक और नकारात्मक नीति के परिणाम क्या हुए। परिणाम ये हुए कि वफादारी और समर्थन मिल गया तालुकदारों का ब्रिटिशर्स को, स्थानीय विरोध का दमन हो गया, एक मुश्त बंदोबस्त पुरानी सामाजिक व्यवस्था को भंग कर दिया। नकारात्मक क्या हुआ, किसानों का और शोषण होने लगा। भाई तालुकदार पहले तो ब्रिटिशर्स नोच रहे थे, अब तालुकदार भी स्ट्रांग फिर से हो गए, तो फिर से क्या यही हुआ कि वहाँ से रेवेन्यू खींच के लाते थे और इनको देते थे। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने डिस्कस कर दी। अब परिवर्तनों में इन्होंने क्या लिखा, राज्य के स्तंभ के रूप में मान्यता दे दी, पुरस्कार और विशेषाधिकार दिए। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि पॉलिटिकल अवार्ड्स, टाइटल्स अवार्ड, मतलब राजनीतिक पुरस्कार इनको देने शुरू कर दिए, टाइटल्स, पेंशन, सीट्स दी काउंसिल में। आप सीट्स का जिक्र नहीं किए हो कहीं पर भी शायद, हाँ सीट्स का कहीं जिक्र नहीं आया। तालुकदारों को जो है सीट्स बढ़ा दी गई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, हाँ पेंशन इनकी इंक्रीज कर दी गई थी, पॉलिटिकल टाइटल्स इनके, और ये एक ऐसा ब्रिज काम कर रहे थे, एक उस ब्रिज की तरह काम कर रहे थे। इंग्लिश वाला देखते हैं।
ब्रिज किसके बीच में काम कर रहे थे ये लोग? ब्रिज थे रूरल पॉपुलेशन और ब्रिटिशर्स के बीच में, मतलब ब्रिटिशर्स डायरेक्टली ना कनेक्ट हो, बीच में ताल्लुकदारों को एज अ मीडिएटर उन्होंने लगाया। अब देखिए इन्होंने भी बिफोर 1857 रिवॉल्ट के साथ इन्होंने शुरू किया है कि पहले क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत चीज़ें स्टेट छीनी जा रही थी और ये पूरा इन्होंने जिक्र कर दिया। अच्छा लिखा है पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर 1857 रिवॉल्ट फॉर ताल्लुकदार, ये भी इनका सारे पॉइंट्स लगभग कवर हैं। बस इन्होंने वही रिवर्सल ऑफ प्री 1857 पॉलिसी, इन्होंने सीधे बताया कि कैसे रिवर्स कर दी गई पहले वाली पॉलिसी थी, उसको कैसे रिवर्स कर दिया गया, ये भी अच्छा पॉइंट है। बस यही है कि इन्होंने उसको, जैसे उन्होंने हिंदी वाले आंसर में सकारात्मक और नेगेटिव रोल दिखा दिया, अगर ये उसमें ये भी दिखा देती कि पॉजिटिव और रोल इस नीति के परिणाम क्या हो, मतलब कुछ ना करती, पॉजिटिव नेगेटिव भी ना दिखाती, खाली ये दिखा देती रिजल्ट ऑफ दिस पॉलिसी, तो और बेटर हो सकता था। इन्होंने एक चीज़ इन्होंने अच्छी की है, इन्होंने अवध को मैप पे दिखा दिया कि कहाँ की बात करें, किस एरिया की बात कर रहे हैं। अवध यहाँ था, ताल्लुकदार भाई ये मैप तो आप कहीं, ये बहुत अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि इन्होंने मैप डाला है, क्योंकि अवध जहाँ भी आपको स्कोप दिखे, आप मैप, आप यूपी का मैप, आप इंडिया का मैप, आप कुछ भी डाल के अपने आंसर को थोड़ा सा लोगों से डिफरेंट कर सकते हो। जैसे उन्होंने, उनका आंसर डिफरेंट हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव डालकर, इनका आंसर डिफरेंट हुआ अपना मैप डालकर, तो थोड़ा थोड़ा एड ऑन ये नंबर मैचिंग पॉइंट्स हैं, क्योंकि बाकी पॉइंट सबके सेम ही होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात हो सकती थी, एक पॉलिसी थी जो एक एक्ट आया था 1866 का, अवध लैंड सेटलमेंट एक्ट, उसके बारे में जिक्र नहीं हुआ है किसी में भी। हिंदी वाले आंसर में भी दूसरे एक्ट का जिक्र है, पर क्या कहते हैं, ये 1866 के एक्ट का जिक्र नहीं हुआ है। ये देखिए 1870 का अधिनियम इन्होंने बताया है और 1866 का नहीं बताया, जिसमें लैंड ग्रांटेड लैंड ओनर द राइट, इन्होंने क्या किया था, ताल्लुकदारों को राइट्स दे दिए थे, उस एक्ट के थ्रू दिए गए थे, तो उसका भी एक नाम आप डाल सकते थे एड ऑन पॉइंट। और बाकी सब ठीक ही लिखा है। इंश्योर टू मेक लैंड सेटलमेंट विद ताल्लुकदार इंक्लूडेड, मतलब आपको लैंड सेटलमेंट अवार्ड दिया उनको, भाई ऑब्वियस है, उनको मिलाने के लिए इन्होंने सारे अच्छे अच्छे काम कर दिए ताकि उनकी ताकत बने, और उनको हेरिडिटरी राइट दिए, मतलब कि आपके बाद आपके बेटे की लैंड हो जाएगी, उसके बाद उसके बेटे की, तो हेरिडिटरी लैंड लॉर्ड्स उनको घोषित कर दिया गया। पॉलिसी ऑफ कॉन्सिलिएशन, हाँ ये सारे बिल्कुल ठीक पॉइंट थे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ओवरऑल ये आंसर बैलेंस था, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी, दोनों आंसर ठीक ठाक थे। एड ऑन पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, कुछ इसमें ज़्यादा एड ऑन करने को था नहीं, हिस्टोरिकल आंसर था, तो जो फैक्ट थे बेस्ड वही लिख सकते थे आप, कैसे लिखने थे ये ज़्यादा मैटर करता था, और दोनों ही बच्चों ने अच्छा लिखा है और काफ़ी अच्छे से शुरुआत की है दोनों ही आंसर्स की। जो एक्स्ट्रा पॉइंट से आयरन वाला उधर और ये ताल्लुकदार क्या थे ऐसे भी स्टार्ट किया जा सकता था, तो वहाँ से आप ये थोड़े एड ऑन कर सकते हो सब चीज़ें। तो ओवरऑल अ गुड आंसर, अ बैलेंस्ड आंसर, अ वेरी गुड अप्रोच एंड विद वेरी गुड पॉइंट्स, और दोनों ही बच्चों ने अपने अपने तरीके से, देखिए आप कैसे अपने आंसर को डिफरेंट बना सकते हो, एक दूसरे से डिफरेंट हो जाता है आंसर। हिंदी और इंग्लिश मीडियम की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, यहाँ मैटर को कैसे एक दूसरे से डिफरेंट किया जा रहा है। देखिए दो बच्चों ने लिखा तो दो तरीके के आपको आंसर मिले, अभी इसमें 4-6 बच्चे और लिखते तो आपको 4-6 तरीके से मिल जाएगा कैसे वो अपने विचारों को अरेंज करते हैं। पॉइंट सेम रहेंगे, कीवर्ड सेम रहेंगे, लेकिन अरेंजमेंट डिफर कर जाता है और उससे मार्क्स फैचिंग बिल्कुल डिफरेंट करती है। किसी को 7 मिलते हैं, किसी को 4, किसी को 5, किसी को 8 नंबर, तो ऐसे मिलते हैं। तो 8 नंबर क्या मिलेंगे, 8 मार्क्स का तो क्वेश्चन ही होगा, तो 8 नंबर कैसे मिल जाएंगे, मतलब 5, 4, 6 ऐसे जो मिल रहे हैं वो आपको ऐसे ही मिल रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे, कल फिर से 2 क्वेश्चन देंगे, और कल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करिए कि आप आंसर लिखें, ताकि एक अप्रोच पता चले आपको कि 4 आंसर्स में क्या क्या बच्चों ने एक सेम पॉइंट्स को, आप कहीं भी जाओगे पॉइंट्स यही मिलेंगे, लेकिन कैसे अरेंजमेंट किया गया ये आपको पता लग सके। तो वेरी गुड आंसर, मतलब जो मैं भी लिखती तो यही लिख सकती थी, ऐसा ही लिख सकती थी आंसर, और बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा। तो कल फिर शुरुआत करेंगे, कल सुबह होगी और हम फिर से 2 क्वेश्चन देंगे और आप लोग फिर से तैयारी